दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके इस कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। और चलिए कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को शुरू करते हैं। उसने मेरा दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया था और मुझे खींच कर अपने करीब कर लिया था। मेरा दिल तो कांप कर रह गया था। कुणाल के इरादे भांप कर मैं कांप उठी थी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे अपनी इज्जत बचती हुई नजर नहीं आ रही थी। मैंने कुणाल के आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। लेकिन उस पर तो एक जुनून सा सवार था। कहने लगा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, प्यार से मेरी बात मान जाओ और अपनी मर्जी से एक रात मेरे साथ गुजार लो। उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आऊँगा, और अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँगा, लेकिन तुम्हें हासिल करके रहूँगा। ये कहकर उसने मुझे खींचकर अपने और भी करीब कर लिया था। मैं उसकी बाहों के शिकंजे से निकलना चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। मैंने रोते हुए उससे विनती की कि मेरे साथ ये सब कुछ मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। तुम तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे, तो ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है? जिससे मोहब्बत की जाती है उसे बदनाम नहीं किया जाता। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है और तुमने मुझसे मोहब्बत की है तो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का वास्ता है। मुझे बर्बाद मत करो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुणाल मुझे कुछ देर देखता रहा और फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो मुझे छोड़कर घर से चला गया था। मैंने तो अपने बच जाने पर भगवान का धन्यवाद किया था। उस दिन के बाद से वो मेरे रास्ते में नहीं आया था। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छेड़ता था और मुझसे कुछ भी नहीं कहता था। उसके आवारा दोस्त मुझे या मेरी दोस्त को कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन बस वो कुणाल चुपचाप मुझे देखता रहता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया था, क्योंकि अचानक ही वो हमारे घर एक मिठाई का डिब्बा लेकर दाखिल हुआ था और मेरे पापा जी से मेरे सामने मेरा हाथ मांगने लगा। मेरे पापा कुछ कहते इससे पहले ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि मुझे उस इंसान से बेइंतहा नफरत थी। मैं अपनी जगह से खड़ी होकर उसके करीब आई और उसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया था और उसे खरी खरी सुना दी। मैंने कहा, तुम जैसे घटिया आदमी से मैं कभी मर के भी शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आने की? तुमसे शादी करेगी मेरी जूती, दफा हो जाओ हमारे घर से। तुम किस मुंह से मेरे घर आए थे? जाओ यहाँ से। जबकि उसने मुझे खूंखार निगाहों से घूरा था। शायद उसे आज से पहले किसी भी लड़की ने यूं थप्पड़ नहीं मारा था, इसलिए इस समय वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो कुछ कहता इससे पहले ही मैं एक बार फिर भड़क उठी थी। मैंने कहा, तुम जैसे आवारा लड़कों से अगर मैं शादी कर ली तो फिर मेरी ज़िंदगी तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अगर और अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो यहाँ पर खड़े मत रहो, चले जाओ यहाँ से। मैं ये बोलकर अपने कमरे के अंदर आ गई थी। जबकि मेरे पापा जी ने कैसे उसे घर से निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद ही वो हमारे घर में अपनी फुल तैयारी के साथ दाखिल हुआ था। उसका बिखरा हुलिया ये बताने के लिए काफ़ी था कि इस वक्त वो बुरी हालत में है। उसने शराब पी हुई थी, वो नशे में चूर था। वो हमारे घर में तोड़ फोड़ करके दाखिल हुआ था। उसके साथ उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे, जिसने तुरंत ही मेरे पापा, मेरे भाई और मेरी माँ को काबू में कर लिया था। जबकि कुणाल मेरे पास हंसते हुए आया, मुझे गोद से उठाकर वहाँ से निकलकर सीधा मंदिर ले गया था। पीछे पीछे उसके आदमी मेरे माँ बाप और भाई को लेकर भी आ गए थे। मैं बहुत झटपटाई थी। मैंने उससे अपने आप को दूर करना चाहा था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। पंडित जी भी हैरान परेशान बैठे थे। उसने अपनी पिस्तौल को हाथ में लेकर पंडित जी से कहा कि शादी के मंत्र शुरू करें पंडित जी। पंडित जी ने जब करने से मना कर दिया तो उनके ऊपर भी उसने पिस्तौल तान दी थी। कहने लगा, जो कहता हूँ वही करो, वरना। इससे पहले कुणाल कुछ और कहता, पंडित जी जल्दी जल्दी शादी की तैयारी में लग गए थे। मैंने कहा, मैं मरकर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम मुझे अभी इसी वक्त जान से मार दो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। कहने लगा, मैं तुम्हें कोई भी खरोंच आने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं कैसे जीऊँगा? तुम तो मेरी जान हो। लेकिन हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे अपनों का क्या हाल होगा, शायद इस बात की तुम्हें खबर नहीं है। कहते कहते उसने पिस्तौल मेरे माँ बाप की तरफ तान दी थी। मैं खुद मर सकती थी, लेकिन अपने माँ बाप पर आँच भी नहीं आने देना चाहती थी। मैं तड़प कर कुणाल के सामने खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, मेरे माँ बाप को कुछ भी मत कहना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी हाँ पाते ही कुणाल ने पिस्तौल अपनी जेब में रख ली थी और मेरा हाथ पकड़कर मंडप में बैठ चुका था।
पंडित जी ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थीं। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और मैं ना चाहते हुए भी उस इंसान की पत्नी बन गई थी जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी। लेकिन मैं उसी पल सोच चुकी थी कि मैं इस व्यक्ति को कभी मर के भी अपने पास आने नहीं दूंगी। लेकिन कहते हैं कि जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है। मैं भी इस व्यक्ति को अपने पास आने देना नहीं चाहती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे नस काट लेने के बाद जो डर और परेशानी मैंने उसके चेहरे पर देखी थी, ये उस बात की गवाही थी कि कुणाल मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ देर बाद नर्स मेरे पास आई थी और मुझे एक इंजेक्शन लगाने लगी। कहने लगी, आपने अपनी जान देने की कोशिश क्यों की थी? अरे आपको क्या पता आपके पति की क्या हालत हुई थी। पूरे अस्पताल को उन्होंने सर पर उठा लिया था कि मेरी पत्नी को कुछ भी होना नहीं चाहिए। मैं बस खामोशी से नर्स की बातें सुन रही थी, लेकिन वो नर्स बड़ी ही बातूनी थी। अपने आप ही कहने लगी, तुम्हारा केस तो पुलिस केस बनने वाला था, लेकिन तुम्हारे पति ने गन पॉइंट पर डॉक्टर से कहा कि इस केस को पुलिस केस मत बनाना और मेरी पत्नी को भी कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर बेचारा डर गया था और जल्दी जल्दी तुम्हारे इलाज में लग गया। मुझे एक बार फिर से गुस्सा और नफरत का एहसास होने लगा था। वो बदमाश गुंडा हर जगह अपनी दादागिरी दिखाता था और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। अभी कुछ देर पहले जो मेरे दिल में उसके लिए नरम गुस्सा पनपने लगा था कि उसे मेरी बहुत चिंता थी, अब फिर से उस पर नफरत का एहसास भारी हो गया था। थोड़ी देर बाद ही कुणाल कमरे में आया। उसके हाथ में जूस की बोतल थी। बिना कुछ कहे उसने वो बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी थी, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया था। मुझे उस आदमी की शक्ल भी देखना गवारा नहीं था। वो गहरी सांस खींचकर मेरे पास स्टूल पर ही बैठ गया था। कहने लगा, हम दोनों के बीच तय हुआ है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये तय नहीं हुआ था कि तुम मेरे हाथ की दी हुई कोई चीज़ नहीं खाओगी। देखो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है और तुम्हें ख़ास देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ ये जूस पी लो। उसने जूस की बोतल मेरे मुँह से लगा दी थी, लेकिन मैंने उसके हाथ से जूस की बोतल ली और ख़ुद ही पीने लगी। थोड़ी देर बाद ही हमारी छुट्टी भी हो गई थी और हम लोग घर वापस आ गए थे। ऑटो से उतरते हुए जब कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने उसे हाथ के इशारे से मना कर दिया। मैंने कहा, मैं खुद ही ऑटो से उतरकर अंदर जा सकती हूँ। हालांकि मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, मुझसे चलना भी मुश्किल था, लेकिन लड़खड़ाते कदमों से मैं बिना कुणाल के सहारे के अंदर गई थी। कुणाल का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, नॉर्मल सा 2 कमरों का घर था। एक कमरा उसने मुझे रहने के लिए दे दिया था, जबकि दूसरे कमरे में वो खुद शिफ्ट हो गया था। शायद वो इस घर में अकेला रहता था, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा था। 2 दिन तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कुणाल बाहर से खाना लाता, एक प्लेट लगाकर मुझे कमरे में दे जाता था। मुझे समय पर दवाई देना, मेरे हाथ की पट्टी बदलना, कमरे की साफ सफाई करना, कुणाल ये सारे काम रेगुलर कर रहा था। मैं चुपचाप उसे ये सब कुछ करते देखती रहती थी। उससे मैंने अब तक कोई भी बात नहीं की थी। आज भी मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। पिछले 2-3 दिन से मेरे बालों में कंघी भी नहीं हुई थी। बाल उलझकर चिड़िया के घोंसले की तरह हो गए थे। कुणाल जब कमरे में आया तो मुझे उल्टे हाथ से कंघी देखकर मेरे करीब आ गया, क्योंकि मेरे सीधे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी जिसमें अब भी दर्द था। उसने मेरे हाथ से कंघी ले ली और मेरे बालों में कंघी करने लगा। मैंने उसे मना करना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाई। बहुत ही प्यार से उसने मेरे बालों में कंघी की थी और एक उल्टी सीधी सी पोनी बना दी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो अचानक ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल सी आ गई थी। कुणाल भी मुझे देखकर हंस पड़ा था। कहने लगा, देखो, ये छोटी बोटी मुझे बनानी नहीं आती, इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। पहली बार मैंने कुणाल से कोई बात की थी। मेरे मुंह से निकला, कोई बात नहीं, जैसी भी है ठीक ही है, इतनी बुरी भी नहीं है। मेरे मुंह से ये सुनना था कि जैसे कुणाल के चेहरे पर खुशियों के रंग बिखर गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया जमाने की खुशी मिल गई हो। उसकी आंखों की चमक देखकर मैं अचानक ही उससे नज़र चुरा गई थी। मैं उससे कोई भी रिश्ता बनाना नहीं चाहती थी। मैंने तो सोच लिया था कि 4 महीने पूरे होते ही मैं कुणाल से तलाक लेकर अपने घर चली जाऊंगी। इसीलिए मैं जानबूझकर भी उससे कोई बात नहीं करती थी। मैं नहीं चाहती थी मेरे और कुणाल के बीच कोई भी संबंध मजबूत हो और मैं इस घर में रहने के लिए मजबूर हो जाऊं। तीसरे दिन मैं कमरे से बाहर निकली थी। कुणाल का घर छोटा सा था, छोटा सा बरामदा, छोटा सा किचन। वो घर बहुत ही गंदा सा था। मुझे इस घर में अजीब सी घुटन हो रही थी, लेकिन मुझे 4 महीने तक वहीं रहना था। मैं हिम्मत करके किचन में आई
तो किचन एक अलग ही हालत में था। पूरा किचन उल्टा पड़ा हुआ था, बर्तन यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे और उनमें से बदबू आ रही थी कि वहाँ खड़े होना भी मुश्किल हो गया था। शराब की बोतलें किचन में पड़ी हुई थीं। मेरा सर घूम चुका था। मैंने कुणाल की तरफ देखा और गुस्से से कहने लगी, ये क्या है, घर है या जंगल? तुम किस तरीके से यहाँ पर रहते हो? जबकि वो तुरंत ही मुंह बिगाड़ कर कहने लगा, यार अकेला बंदा रहता हूँ घर में। अब घर पर मेरी माँ बहनें तो हैं नहीं जो घर को साफ करें। एक पत्नी लेकर आया था, वो भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। वैसे तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ लगकर सफाई करवा सकता हूँ, लेकिन देखो काम करते हुए ना मेरी आदत है कि मैं इधर उधर को चकरा कर गिर जाता हूँ, तो बस मुझे एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर गलती से मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊँ तो मुझसे शिकायत मत करना कि मुझे टच होने की हिम्मत कैसे की। उसकी आंखों में शरारत भरी हुई थी। मैंने गुस्से से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है काम करवाने की, जाओ मैं खुद ही कर लूँगी। कहने लगा, कर लो अकेले ही, लेकिन फिर मत कहना कि तुम्हारा ये जंगल साफ करते करते मैं थक गई हूँ। वो मेरे मुंह पर जवाब देकर जा चुका था, जबकि मैं हैरान सी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। कम से कम ये तो कह सकता था कि अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन सफाई में तुम्हारी मदद करवा दूँगा। लेकिन वो तो ये सारा काम मेरे सर पर डाल कर चलता बना था। खैर, मैंने एक लंबी सांस भरी और काम पर लग गई। सारे गंदे बर्तन समेटकर सिंक में डाले, शराब की खाली बोतलें डस्टबिन में फेंक दी और किचन की स्थिति को थोड़ा ठीक बनाया, क्योंकि अब मुझे भी कुछ महीने के लिए ही सही लेकिन इस घर में रहना था और मैं ऐसे गंदे घर में हरगिज रह नहीं सकती थी। मैं बहुत ही सफाई पसंद लड़की थी। डिब्बों में देखा तो थोड़े से चावल और दाल पड़ी हुई थी। दाल चावल बनाकर मैं कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही और वो घर वापस नहीं आया था। अब तो मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं कोई उसकी नौकरानी नहीं थी। खाना बनाकर मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। खाना तो मैं पहले ही खा चुकी थी और अब मैं सोने के लिए लेट गई। कुछ देर में ही मुझे नींद भी आ गई थी कि तभी मुझे खटपट की आवाज़ आई थी। मैं एकदम से उठकर बैठ गई। रात के समय वो घर वापस आया तो काफ़ी नशे की हालत में था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। वो सीधा बरामदे में आकर गिरा था। एक पल को मेरे दिल में यह एहसास जागा कि मैं उसको उठाकर चारपाई पर लिटा दूं, लेकिन अपनी ईगो के हाथों मजबूर होकर मैंने उसको देखा और अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल अजीब सी हालत में था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि वो ऐसे बरामदे में गिरा पड़ा था। मुझे चाहिए था कि मैं उसकी मदद करती। अगर मैं इस घर में मौजूद ना होती तो यकीनन उसके दोस्त उसके साथ घर में आते, लेकिन उसने मेरी सुरक्षा करते हुए अपने उन आवारा दोस्तों को घर में आने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं बहुत देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन कुणाल का सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। सर्दी का मौसम था और बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। मैं अपने दिल को समझा रही थी कौन सा मैं उसे अपना पति मानती हूँ और कौन सा मेरा उससे दिली लगाव है जो मैं उसकी मदद करूँ। पड़ा है तो पड़ा रहने दो, उसने भी तो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी है। लेकिन मैं बहुत देर तक खुद को समझाने के बावजूद भी खुद को समझा नहीं पाई थी। मैं वैसे भी बहुत नरम दिल की लड़की थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और बरामदे में आ गई, जबकि मेरी सोच के बिल्कुल उलट वो अब चारपाई पर उल्टा पड़ा सो रहा था। यानी वो बहुत ही बेल पावर था। नशे में होने के बावजूद भी वो खुद की परवाह करना जानता था। वो खुद ही उठकर चारपाई पर लेट चुका था। अगली सुबह मेरे उठने से पहले ही वो उठ चुका था। मेरे लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया था। मेरी तबीयत का ख्याल करते हुए उसने मेरे लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता तैयार किया था। मैं हैरान थी कि उसने इतना अच्छा नाश्ता कैसे बना लिया। मैंने खामोशी से नाश्ता किया और उसके सामने अपनी माँ के घर जाने की इच्छा जाहिर की, जबकि उसने मुझसे वादा लिया कि जब वो मुझे लेने आएगा तो मैं बिना किसी बहस के वापस आ जाऊंगी। मैंने तुरंत ही तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं जानती थी वो इतना जिद्दी और जाहिल है। अगर मैं उससे कह देती कि मैं अपनी माँ के घर जाकर अब तुम्हारे घर वापस नहीं आऊँगी, कुछ दिन अपनी माँ के पास रहूँगी, तो वो मुझे कभी भी माँ के घर लेकर नहीं जाता। मैंने महसूस किया था अगर उससे कोई बात प्यार से की जाती तो वो मान जाता था। वो दिल का इतना बुरा नहीं था जितना जाहिर करता था। मम्मी के घर मैंने पूरा दिन बिताया था और उनको अपनी पूरी हालत के बारे में बता दिया था। मेरी मम्मी इस बात से काफ़ी नाराज़ थी कि मैंने अपनी नस काट ली थी, जबकि मेरे पापा भी बहुत नाराज़ थे। बल्कि मम्मी पापा तो मुझे समझाने लगे कि कुणाल को अब दिल से अपना पति स्वीकार कर लो। जैसा भी है वो तुम्हारा पति है और फिर वो तुमसे प्यार भी करता है, तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। मैंने कहा, माँ वो मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस उसको जिद थी मुझे हासिल करने की। उसने मुझे पा लिया है, देखना जल्दी ही उसका दिल मुझसे भर जाएगा। मेरी माँ ने समझाया, ऐसा नहीं कहते, मुझे नहीं लगता कुणाल अब तुम्हें छोड़ेगा।
मैंने तुम्हारी लिए उसकी आंखों में मोहब्बत और तड़प देखी है। साथ ही मेरे मम्मी और पापा ने मुझसे वादा लिया था कि आगे से तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मम्मी पापा की नाराज़गी को मैंने दूर कर दिया था और उनसे वादा किया था कि मैं आगे से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। रात को ही कुणाल समय पर पहुंच गया था और मैंने बिना किसी बहस के उसके साथ घर आ गई थी। जब मैं घर आई तो मेरी नज़र अचानक ही उसके हाथ पर पड़ी थी। उसका हाथ बुरी तरीके से जख्मी था। मैंने फ़ौरन से उसके करीब हुई और उसका हाथ देखने लगी। जो कुछ भी था अचानक ही हुआ था। मैं कुणाल के इतने करीब होना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका जख्मी हाथ देखकर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाई थी और उसके बेहद करीब होकर उसका हाथ देखने लगी थी। जबकि मुझे अपने इतने करीब पाकर वो मुझे खुमार भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने फिक्रमंदी से उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथ पर ये जख्म कैसे हुआ। मैं उसका हाथ पकड़े उससे पूछ रही थी, लेकिन शायद उसे मुझसे किया हुआ वो वादा याद था कि बिना मेरे मर्जी के वो मुझे हाथ भी नहीं लगाएगा, और मेरी इतनी नज़दीकी उसे शायद अंदर से हिलाकर रख चुकी थी। उसे अपने जज्बातों पर कंट्रोल नहीं था। उसने एकदम ही मुझे धक्का दिया और जल्दी से कमरे में चला गया था। मैं उसके इस रिएक्शन से हैरान थी कि उसे अचानक से हुआ क्या था, लेकिन मैंने भी लापरवाही से कंधे उचकाकर अपने कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर बाद ही वो मेरे लिए खाना लेकर आ गया था, जबकि मैं हैरान थी कि उसके हाथ में इतनी ज़्यादा चोट थी। उसके बावजूद भी उसने मेरे खाने की चिंता की थी। मैंने चोर निगाहों से उसकी तरफ देखा था, वो मुझे ही देख रहा था। मैंने फ़ौरन से हड़बड़ाकर उसके हाथ से ट्रे ली और खाना खाने लगी। इस बार मैंने उसकी तरफ देखने की गलती भी नहीं की थी। वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। मैंने यूं ही अचानक उसे भी खाने की ऑफ़र कर दी, लेकिन उसने मना कर दिया। खाना बहुत ही मज़ेदार था, इसलिए मैं पूछे बिना न रह सकी ये खाना किसने बनाया है। जबकि मेरे हैरत की हद न रही जब उसने ये बताया कि ये खाना उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। खाना बनाने के बीच ही उसका हाथ भी जल गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ था और मैंने फ़ौरन ही अपनी दवा में से उसके जख्म पर दवा लगाने के लिए क्रीम दी थी। वो मेरे हाथ को झटक कर कहने लगा, ये जख्म तो बहुत मामूली सी चीज़ है, मैंने तो ऐसे बहुत से जख्म खाए हैं और मुझे जख्मों की आदत है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी। कौन से जख्म और कैसे जख्म, मैं सवाल को पूछे बिना रह नहीं पाई। उसके बाद जो बात उसने मुझे बताई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका कहना था कि मैं ऐसे ही बदमाश नहीं बना, मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे हादसे हुए जिसने मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरी माँ एक बहुत ही गरीब औरत थी, जबकि मेरा बाप एक बहुत ही अय्याश आदमी था और वो रोज़ाना उसे तकलीफ़ देता था, रोज़ मारता था, पीटता था, खाने के लिए भी कुछ नहीं देता था। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि वो इस दुनिया में रह न सकी और मुझे इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई। मेरा बाप बहुत ही बुरा इंसान था, उसने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी माँ मेरा ध्यान रखती थी, लेकिन वो मेरी दूसरी माँ को भी मारता पीटता था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था और ना ही मैं देख पाता था। एक दिन मेरे बाप ने मेरी दूसरी माँ को इतना मारा कि वो इस दुनिया से चली गई। उसी पल मेरी आंखों पर खून सवार हो गया था। मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाया और मैंने अपने बाप का अपने हाथों से ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद से ही मैं कुणाल बदमाश बन गया। जबकि मैं हैरान होकर अपने सामने बैठे उस व्यक्ति को देख रही थी जिससे मैं बेहद नफ़रत करती थी, लेकिन इस वक्त मुझे न उससे नफ़रत का जज्बा महसूस हो रहा था और न कुछ। बस मुझे उस मासूम इंसान पर तरस आ रहा था जो रिश्तों के लिए तरसा हुआ था। मुझे बहुत एहसास हो रहा था कि उस इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है। वक्त अपनी रफ्तार के अनुसार गुजरता जा रहा था और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि इंसान जितना भी दूर भाग ले, कितना भी सोच ले कि वो ये करेगा या वो करेगा, लेकिन होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। जिस इंसान से मैं बेहद नफ़रत करती थी, जिस इंसान की मैं शक्ल देखना नहीं चाहती थी, जिस इंसान को देखते ही मैं अपना रास्ता बदल लेती थी, आज पहली बार मुझे उसके लिए एहसास हो रहा था। यह एहसास कोई मामूली एहसास नहीं था, बल्कि ये मोहब्बत का एहसास था। वो धीरे धीरे मेरी मोहब्बत में ख़ुद को बदलता जा रहा था। उसने अय्याशियाँ छोड़ दी थीं। रात को वो शराब पीकर अब घर नहीं आता था। वो अब 9 बजे से पहले ही घर आ जाता था। उसने मेरे लिए हर गलत काम छोड़कर मेहनत का रास्ता चुन लिया था। उसने एक छोटी सी नौकरी भी शुरू की थी और उसमें वो दिल लगाकर मेहनत कर रहा था। उस दिन भी वो घर आया तो बहुत खुश था। उसने कुछ पैसे मेरे हाथों पर रखे, कहने लगा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। पता नहीं क्यों मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े भी दिलवाऊंगा। मैं खुशी खुशी उसके साथ चली गई थी।
पता नहीं क्यों अब मुझे उससे नफरत महसूस नहीं होती थी। उससे बातें करने को जी चाहता था। शायद धीरे धीरे उसकी मोहब्बत मेरे दिल में पनपने लगी थी। वो मुझे एक होटल में लेकर गया। हम दोनों ने खाना खाया। वापसी पर उसने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। मेरे लिए खूबसूरत सी साड़ी भी खरीदी थी। वापसी पर कहने लगा, चलो ऑटो कर लेते हैं। लेकिन मैंने मना कर दिया कि घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम यूं ही पैदल वॉक करते हुए घर चले जाएंगे। वो भी मान गया था। हम यूं ही वॉक करते हुए घर वापस आ रहे थे कि एकदम ही कुणाल ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा था। मैं इस अचानक आफत पर संभल ही नहीं पाई थी और साइड में खड़े एक ट्रक से जाकर टकराई थी। अचानक ही मेरी पीठ पर ट्रक में लगी हुई कोई कील घुस गई थी और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई थी। मैंने देखा कि पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उसी से बचाने के लिए कुणाल ने मुझे खींचा था। मेरी चीख सुनकर कुणाल जल्दी से मेरे पास आया था। कंधे से नीचे पीठ पर मेरे एक गहरा जख्म बन गया था। कुणाल मुझे फौरन ही अस्पताल लेकर गया था। खून बहुत बह रहा था। नर्स ने मेरी पट्टी कर दी थी। कुणाल के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मैंने कहा, इतना क्यों डर रहे हो? जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। कहने लगा, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा ना बचता। उसकी आंखों में एक तड़प थी, मोहब्बत थी। मैं जल्दी से नजरें चुरा गई थी। मैं इस बात को अब मानती थी कि कुणाल मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। बस मुझे कुणाल की मोहब्बत को स्वीकार करने की देर थी। हमारी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। बस एक ही महीना बचा था और शायद कुणाल इस बात से डरा हुआ था कि 4 महीने बाद मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। अगले दिन मैं अपनी चोट पर दवा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा हाथ वहाँ तक जा नहीं रहा था कि तभी कुणाल कमरे में आया था। कहने लगा, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा सकता हूँ। मैंने चुपचाप दवा उसकी तरफ बढ़ा दी थी। उसने मेरा ब्लाउज हटाकर दवा लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों कुणाल का स्पर्श पाते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। दिल की धड़कनें तो शायद कुणाल की भी तेज थीं, क्योंकि दवा लगाते लगाते कुणाल अब मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। और फिर शायद उसे कुछ याद आया था। जल्दी से उसने मुझे छोड़ दिया था। शायद उसे अपना किया हुआ वादा याद आया था। लेकिन मैं तड़प कर कुणाल के सीने से लग गई थी। मैंने कहा, कुणाल, मैं तुम्हें अपने वादे से आज़ाद करती हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर विश्वास आ गया है। कुणाल, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपनी बाहों में समेट लो। ये सुनना था कि कुणाल ने मुझे सीने से भींच लिया था। उसकी आंखों में अविश्वास था। कहने लगा, क्या तुमने मुझे दिल से अपना लिया है? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें दिल से अपना लिया है। कुणाल ने बेकरारी से मुझे चूम लिया था। उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत को पा लेने की सच्ची खुशी थी। शादी के 3 महीने बाद आज हमारी सुहागरात थी। कुणाल की मोहब्बत पाकर आज मैं बहुत खुश थी, बल्कि अपनी किस्मत पर फूली नहीं समा रही थी कि मुझे कुणाल जैसा प्यार करने वाला पति मिला था। कुछ देर बाद कुणाल मुझे अपनी बाहों में समेट कर सो चुका था और मैं कितनी देर तक ही कुणाल के चेहरे को तकती रही थी। कितना सुकून था आज उसके चेहरे पर, मोहब्बत को पा लेने का सुकून, अपने मनपसंद जीवन साथी को अपनी बाहों में सुलाने का सुकून। मैंने भी सुकून से आंखें मूंद ली थीं और कुणाल के सीने से लगकर सो गई थी। एक इंसान कभी भी खुद से जानवर नहीं बनता, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं जो उसे जानवर बना देते हैं। अगर हम सामने वाले को समझें तो वो भी इंसान ही होता है, लेकिन उसके अंदाज थोड़े अलग होते हैं। अगर हम इंसानियत को देखते हुए उसे ठीक करें तो सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि ऐसे इंसान को सिर्फ प्यार से ही ठीक किया जा सकता है। मेरी मोहब्बत में कुणाल जानवर से इंसान बन गया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।